आए नहीं। आज 10th पहली क्लास है 10th मतलब बहुत क्लास होगी। बहुत क्लास हो गई है। दिल्ली होगी। मुझे ऐसा समझ है। नहीं तो नहीं है, एक ही क्वेश्चन है ये। चलो गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। टाइम का पता नहीं रह गया बेटा, 11:20 पे स्टार्ट हो जाती है अपनी क्लास। अभी और भी स्टूडेंट हैं, क्या पता। टाइम 11:30 नहीं है, 11:20 ही है क्लास का। देखो, अभी बता रहा था कि हमने जो कल पढ़ा है, भू उपयोग सवर्ग। और भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं बेटा, एक बार जुड़ जाने दीजिए। सिया, ये ओप्पो एस किसका है भाई? नाम लिखना बेटा अपना, क्या नाम है? ओप्पो A5। एक बार नाम बताना बेटा। ये ओप्पो A5 वाले जो स्टूडेंट हैं, नाम बताना। क्या नाम है?
अंजलि सैनी। हाँ बेटा, इसमें नाम लिखना है ना, जिससे मेरे को पता रहे कौन कौन क्लास में आ गए। ओके सर। अभी एक दो भी स्टूडेंट और आ जाए, क्योंकि लग रहा है 11:30 का टाइम समझ रखे हैं। 11:30 का टाइम नहीं है, 11:20 का ही है। सर 11:20 का ही दे रखे हैं। हाँ तो लेकिन अभी आप 11:28 पे जुड़ रहे हो बेटा। मैं 5-7 मिनट से वेट कर रहा हूँ। सर चल ही नहीं रहा था। नेट नहीं चल रहा था, हाँ सर। ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सबकी आ रही कि सिया आपकी भी आई थी कि ये नेट नहीं चल रहा? Yes, sir. तो फिर सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, तो 1-2 मिनट वेट करते हैं। कल जो आपने पढ़ा था, कल थे आप क्लास में? हाँ सर। Yes, sir. तो आपको कल पढ़ाया था, उसमें कुछ समझना है। एक बार भू निम्नीकरण वाले को मैं रिपीट करूंगा। भू निम्नीकरण क्या है, संरक्षण क्या है, फिर मृदा पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? बच्चे क्लास नहीं जुड़ रही है, तो बच्चों की प्रॉब्लम है, सब बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है। ये दो जुड़ी है ना, उससे पहले जो 2 बच्चे जुड़े उन सबकी समस्या है। ये टेक्निकल मिस्टेक आ रही है। करे बेटा, ये दूर करें, इससे बच्चे आ जाएंगे सारे। ये बच्चे आ गए, पहले 2-3 आ गए थे, फिर वो चले गए। 11:30 सब क्लासों में ये हो रहा है क्या? 9th में हो रहा है? हाँ, और मैथ वगैरह में सब में चाहिए। बच्चे नहीं बोल रहे हो। आज ये प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे जुड़े थे, बच्चे बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम आ रही है जुड़ने में। ये भी काफी देर से जुड़े थे अभी। सर क्या हुआ बेटा? नहीं जुड़ गया ना, सही है। सर फोन में ऐसे पक रहा है। 1 मिनट, सर फोन में ऐसे बता रहा है। क्या बता रहे हैं? आप देखो सर क्या बोल। 1 मिनट, क्या बता रहे हैं? नेट नहीं चल रहा है। हाँ, एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, फोन में एरर आ रहा है इनको। दोबारा लॉगिन करो इसको। बेटा दोबारा लॉगिन करो ना। इसको सही करो। चलो हम तो क्लास स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। एक मिनट बेटा, चालू कर दो, करो आप, मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास। देखो, हमने जो कल पढ़ा था, जो स्टूडेंट जुड़ जाएंगे वो और देख लेंगे, बाकी वीडियो बाद में देख लेंगे। टाइम कितना निकल गया, 10 मिनट की क्लास निकल गई। देखिए, भू संरक्षण हमने पढ़ा था। भू संरक्षण क्या होता है? भूमि का संरक्षण करना, भूमि का संरक्षण करना। और भूमि का संरक्षण हम क्यों करें? क्योंकि हमें आगामी जो हमारा समय है, हमारी पीढ़ियां है, उनके लिए भूमि को सुरक्षित रखना है। और भूमि जो हमारी है, हमारा भू संसाधन है, ये हमें अनेक जो संभावनाएं हैं वो देता है। इस कारण से हमें हमारी भूमि या भू संसाधन को क्या करना है? संरक्षित करना है। अब एक क्वेश्चन आपने पढ़ा था, भू निम्नीकरण। भाई संसाधन का संरक्षण तो करेंगे, लेकिन संसाधन का संरक्षण क्यों करेंगे? क्योंकि इस भूमि में क्या हो रहा है? निम्नीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? निम्नीकरण हो रहा है। ये निम्नीकरण क्यों हो रहा है? इस भूमि में निम्नीकरण क्यों हो रहा है? जिसमें निम्नीकरण का पहला कारण तो है, देखो, वन क्षेत्र, वन क्षेत्रों का अपर्दन के कारण
जो अपर्दन हो रहा है उसके कारण भूमि का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, कटाव हो रहा है। इसके अलावा आपके अम्लता, क्षारीयता, इसके कारण भी क्या है, भूमि का कटाव हो रहा है। और दूसरा ये, और इसके अलावा मानवीय कारक जैसे हम सिंचाई अनियमित कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमारी भूमि उस सिंचाई के कारण धीरे धीरे क्या हो गई है, निम्नीकृत हो गई है। निम्नीकृत का मतलब भूमि की गुणवत्ता में, कल पढ़ा दिया था हमने, ये गुणवत्ता में क्या आ गई है, कमी आ गई है। तो निम्नीकरण का मतलब है भू निम्नीकरण, यानी भूमि की गुणवत्ता में कमी आना। इसमें वन चारागाह क्षेत्र है उसके कारण, ठीक है, अपर्दन के कारण, अम्लता के कारण, क्षारीयता के कारण और मानवीय कारकों के कारण भूमि की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसे बेटा क्या कहते हैं, भू निम्नीकरण कहते हैं। भारत में आंकड़ों की बात करें, भू निम्नीकरण के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार हम आंकड़ों की बात करें तो सबसे पहले भारत में देखिए 13 करोड़ भूमि, कल हम इसकी बात कर रहे थे, क्लास एंड हो गई थी, 13 करोड़ भूमि है जो कैसी बेटा, निम्नीकृत भूमि है। 13 करोड़ हेक्टर भूमि क्या है, निम्नीकृत भूमि है। और 13 करोड़ हेक्टर भूमि में जो निम्नीकरण हुआ है उसमें आपके वन द्वारा निम्नीकरण हुआ है वो 28% हुआ है। कितने परसेंट, 28% वनों द्वारा निम्नीकरण हुआ है। फिर देखें 56% निम्नीकरण हुआ है आपका अम्लता के कारण। किस कारण, अम्लता के कारण। 28% वनों द्वारा, 56% है सॉरी अपर्दन के कारण, 56% किसके कारण हुआ है, अपर्दन के कारण। कितना हो गया, 4 और 8, कितना हुआ, 84। अब रह गया 16%। तो 16% जो निम्नीकरण है अम्लता, क्षारीयता और कुछ मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। तो ये आपका निम्नीकरण है। इसके अंतर्गत हम राज्य अनुसार देखें कि कौन कौन से राज्यों में किन किन क्रियाओं के कारण निम्नीकरण हुआ। यहां से अगर प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले देखें तो आपके भारत के परिदृश्य में देखें तो ये पूर्वी राज्य है, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, पश्चिमी बंगाल। ये जो राज्य है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये राज्य हैं, इनमें निम्नीकरण जो हुआ है, इनमें निम्नीकरण हुआ है, उसका रीजन क्या है, खनन। ये जो खान है, इन खानों में खनन क्रिया करते थे और खनन क्रिया करने के कारण इन लोगों ने क्या किया, जो खान है उनमें जो पदार्थ है उनमें खानों को खोद करके खुली रख दिया, ठीक है, और उस भूमि का, इस भूमि क्षेत्र का अत्याधिक खनन करने के कारण क्या हुआ है, निम्नीकरण हुआ है। उस भूमि को उन्होंने क्या है, सही रूप में क्या है, दोबारा व्यवस्थित नहीं किया, जिसके कारण इन राज्यों में क्या हुआ है, निम्नीकरण हुआ है। इसके अलावा हम इन राज्यों की बात करें, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में हम बात करें तो यहाँ निम्नीकरण हुआ है अतिचारण के कारण। अतिचारण का मतलब है ज्यादा चराई। हम ज्यादा चराई करते हैं और उस भूमि का हम जो संरक्षण नहीं करते हैं, भूमि को सही व्यवस्थित तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, तो भूमि की गुणवत्ता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसमें पश्चिमी राज्य हैं, इनमें जो निम्नीकरण का कारण है वो क्या है, अति चराई। क्या है, अति चराई। फिर हम बात करें पंजाब, हरियाणा,
इन राज्यों में बात करें, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में निम्नीकरण हुआ है। इसका कारण आपको पता ही है, पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये 3 क्षेत्र है जहां पर भूमि का निम्नीकरण हुआ है। वो हुआ है अति सिंचाई, अति सिंचाई किसके कारण हुआ है? अति सिंचाई। अब राजस्थान की बात क्यों ना करो, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर आ गई, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर आ गई, और पश्चिमी राजस्थान में भी, पश्चिमी राजस्थान में भी इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद भूमि का क्या हुआ है? निम्नीकरण। और इसका रीजन भी क्या है? अति सिंचाई। क्या है? अति सिंचाई। और हमने पढ़ा है कि पश्चिमी राजस्थान में सेम की समस्या, सेम की समस्या का मतलब है क्षारीयता, यानी अति सिंचाई से क्या आ जाती है बेटा? जलाक्रांतता। जलाक्रांतता, जलाक्रांतता का मतलब है भूमि का जल से ढके रहना, यानी लगातार उस भूमि में जल बाढ़ की तरह बढ़ जाता है। और उसके कारण क्या होगा कि जो भूमि के उपजाऊ तत्व है वो भूमि के क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन जल परासरण विधि से क्या होगा? जल जाएगा नीचे और भूमि के निचले भाग है वो ऊपर आ जाएंगे, यानी लवणीकृत तत्व है वो क्या हो जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे। और भूमि की पूरी परत है, उस पूरी परत के रंध्र है, जो हवा जाती है, वायु जाती है मृदा में, उस मृदा के वायु रंध्रों को बंद कर देंगे। इससे मृदा की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी और इसको हम क्या बोलेंगे? निम्नीकरण। क्या बोलेंगे? निम्नीकरण। ये निम्नीकरण किसकी वजह से हुआ है? ये निम्नीकरण हुआ है अति सिंचाई की वजह से। तो यहाँ पे मैंने 3 बिंदु बताए हैं कि पहला निम्नीकरण है खनन आधिकारिक क्रियाओं से पूर्वी भारत में, दूसरा निम्नीकरण है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन क्षेत्रों में अतिचरण से, और तीसरा है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पश्चिमी भाग, इसमें अति सिंचाई से क्या हुआ है? निम्नीकरण हुआ है। तो ये निम्नीकरण जो है मृदा का, इसके पीछे भौतिक कारक तो जिम्मेदार है ही है, क्योंकि अपर्दन से निम्नीकरण हो रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है, अपर्दन से निम्नीकरण हो रहा है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक है, और वन क्षेत्र जो हमारे हैं वो भी, हालांकि वन क्षेत्र होने भी आवश्यक है, लेकिन वन क्षेत्रों में उचित प्रबंधन के अभाव में क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण होता है, भूमि क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। तो ये 28% वन क्षेत्र है और 56% क्या है? अपर्दन। फिर बाद में अम्लीयता, सारीयता, इसके कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अब हम कहें कि साहब निम्नीकरण जो हो रहा है, इस निम्नीकरण को हमें दूर करना है। निम्नीकरण को क्या करना है? दूर करना है। तो निम्नीकरण को दूर करने के लिए हम क्या क्या उपाय अपनाएंगे? क्या क्या उपाय अपनाएंगे? तो निम्नीकरण को दूर करने के लिए क्या करेंगे? वनारोपण करेंगे और उनका सही व्यवस्थित तरीके से हम क्या करेंगे? संरक्षण प्रदान करेंगे। वनों को हम व्यवस्थित संरक्षण प्रदान करके, यानी जो भूमि के निम्नीकरण को रोक सके, वो सारे उपाय हमें करने हैं। क्योंकि अपर्दन है वो उन क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में अपर्दन नहीं होगा, क्योंकि वन क्या है? अपर्दन को रोकने वाले हैं। ठीक है, तो जिन भागों में अपर्दन होता है वहां क्या करेंगे? वृक्षों की मेखला बनाएंगे, वृक्षों की मेखला बनाएंगे। जिन भागों में ज्यादा अपर्दन होता है वहां क्या करेंगे? वृक्षों की मेखला बनाएंगे। और क्या करेंगे? अगर कोई ढालू भूमि है तो वहां उस ढालू भूमि में क्या करेंगे? सोपानी कृषि करेंगे। सीडी नुमा कृषि से बोलते हैं, सीडी नुमा कृषि करेंगे। ठीक है, और ये इसको हम सोपानी, सीडी नुमा और समोच्च कृषि कहते हैं। क्या बोलते हैं? समोच्च कृषि, सोपानी, सीडी नुमा या समोच्च कृषि उसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या कर सकते हैं निम्नीकरण को रोकने के लिए? तो हम जो सिंचाई की व्यवस्था है, इस सिंचाई की व्यवस्था कल भी पढ़ाया था,
सिंचाई की व्यवस्था को हम सही सुचारू रूप से करने के लिए उन लोगों को, उन किसानों को क्या करेंगे, जागृत करेंगे। ठीक है, और भूमि के कटाव को रोकने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। जो कटाव होता है दो प्रकार का होता है, एक तो बेटा अपरदन अवनलिका होता है, हमने पढ़ा होगा पहले भी, अवनलिका, और एक होता है आपके चादर अपर्दन। चादर अपर्दन, एक तो अवनलिका होता है, एक क्या होता है, चादर अपर्दन। अवनलिका में क्या होता है कि जो मिट्टी है, आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में कठोर परत हो जाती है और बाकी नाली के रूप में जल क्या होता है, प्रवाह होता है, उस अपर्दन को बोलते हैं, उस कटाव को बोलते हैं अवनलिका अपर्दन। और चादर अपर्दन आपने देखा होगा कई बार मिट्टी है वो एक गहरी परत के रूप में प्रवाहित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, चादर अपर्दन। तो ये रूपरेखा आपके मृदा के जो अवनलिका अपर्दन है और चादर अपर्दन है, जैसा भी अपर्दन हो रहा है उसी प्रकार की तकनीकी के माध्यम से हम उस अपर्दन को रोके, जिससे मृदा एक स्थान से बह करके नहीं जाएगी और मृदा की गुणवत्ता बनी रहेगी। तो बताओ बेटा, समझ में आ गया कि भू संसाधन है, उन भू संसाधनों का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। और निम्नीकरण का मतलब होता है गुणात्मक रूप से क्या आनी, कमी, यानी गुणवत्ता में क्या आनी, कमी। गुणात्मकता में क्या आई, कमी, गुणात्मकता में कमी आई है। तो ये कमी को देखें तो वन क्षेत्र अपर्दन, अम्लीयता, क्षारीयता और मानवीय कारकों से कमी आई है। और ये कमी है उसके कुछ उदाहरण आपकी बुक में दिए हुए हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में खनन, इधर अति चराई, इधर अधिक सिंचाई। तो ये कमी है जो हमारे सामने है, उसको हम दूर करें, और दूर करके और हम मृदा निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि यह है भूमि निम्नीकरण रोक करके हम आगे अपनी उपज को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? भाई समझ में आ गया बेटा? यस सर। कल हमने पढ़ाया था उसी चीज को हमने दोबारा पढ़ाया है। जागृति समझ में आ गया बेटा? यस यस सर। कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। कल के नोट्स आपको मिल गए? यस सर मिल गए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगला टॉपिक अपना मृदा संसाधन। मृदा संसाधन, बस मृदा संसाधन है लास्ट, फिर ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मृदा संसाधन के बाद में लेसन कंप्लीट हो जाएगा। देखो वैसे तो सामान्य बात है, सब जानते हो मिट्टी क्या होती है, सब जानते हैं मृदा क्या होती है। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया की बात करूं तो सबसे पहले, अगर आपको हो सकता है बताया हो अभी हो, अपक्षय होता है चट्टानों में, चट्टानें टूटती है बेटा। ठीक है, चट्टानें टूटती है और चट्टानें टूट करके नीचे आती है, अपने स्थान पे गिरती है। फिर होता है अपर्दन, अभी पढ़ाया था। चट्टान परिवहित होगी, क्या होगी, परिवहित होगी। चट्टान क्या होगी, परिवहित। और चट्टान परिवहित होगी तो अपने ही खंडों से वो टकराएगी, अपने खंडों से क्या होगी, टकराएगी। और अपने खंडों से टकरा करके चट्टान क्या होगी, टूटेगी। इस क्रिया को बेटा बोलते हैं सन्निग्रसन। क्या बोलते हैं, सन्निग्रसन। कोई जैसे मान लो कोई पत्थर का टुकड़ा नदी में प्रवाहित हो रहा है, फिर वो दूसरे पत्थर के टुकड़े से क्या है, टकराता है नदी प्रवाह में, फिर आपस में टूट जाते हैं, फिर और टकराते हैं, टूटते 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 हैं, लास्ट में वो मृदा के रूप में क्या है,
निक्षेपित या जम जाते हैं, तो ये क्रिया कहलाएगी सन्निग्रसन। क्या कहलाएगी? सन्निग्रसन। अपक्ष है, अपर्दन है, सन्निग्रसन है। फिर इसके बाद में जब वो लास्ट में जाकर के क्या होती है, जमा होती है, उसको बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। तो ये सारी क्रिया मृदा के निर्माण में सहायक होती है। कुछ बोल रहे हैं क्या? ये कृष्ण शर्मा कुछ पूछ रहे हैं? कृष्ण शर्मा, देखो ये सारी क्रिया जो है, क्लियर नहीं दिख रहा सुमित? सबको नहीं दिख रहा है सुमित को? सही दिख रहा है। सही दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है ना? देखो सर मुझे भी नहीं। बेटा, किसी के नेटवर्क में प्रॉब्लम है, और आज सबके लगभग स्टूडेंट्स के नेटवर्क में ये प्रॉब्लम है। अधिकांश स्टूडेंट क्लास में जुड़ ही नहीं पाए, और आप लोग जुड़े हो वो भी 15-20 मिनट के बाद। ये प्रॉब्लम किसके नेटवर्क में प्रॉब्लम है? जहां पे साइड भी जी बता रहा था। या कंप्लीट अपने सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है इसमें, जिससे लगभग स्टूडेंट है वो जुड़ नहीं पाए। तो ये प्रोसेस है वो किसका है? मृदा निर्माण का है। अब मैं आगे बात करूं, आपने देखा है कि जो एक छोटी सी मृदा 1 सेंटीमीटर मृदा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मृदा है, उसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कैसे? एक चट्टान से वो टूटती है, टूट करके आके वो जमती है। उस मृदा को टूटने और उस जमने की क्रिया में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। अब मृदा निर्माण के बाद मृदा की स्थिति है, जैसे मृदा जमती है, आपने कभी गहरा गर्त बनाकर, गड्ढा बना करके और देखा होगा जमीन में, तो आपने देखा होगा अलग अलग लेयर आपको दिखती है, उसमें अलग अलग लेयर आपको दिखती है। तो वो लेयर बाहरी मृदा के जमाव से दिख रही है। वैसे देखें तो मृदा जो है, मृदा की जो प्रोफाइल है वो, उसमें देखें तो मृदा को हमने 4 सहस्त्रों में बांटा है। कितने सहस्त्रों में बांटा है? 4 सहस्त्रों में बांटा है, जिसको हम मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका या सोयल प्रोफाइल कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका या सोयल प्रोफाइल कहते हैं। इसमें सबसे नीचे वाली परत आती है, वो आती है बेटा मूल सेल। मूल सेल, इस मूल सेल से ही मृदा का निर्माण हुआ है। इससे मूल सेल से ही मृदा का निर्माण हुआ है। दूसरी इससे जस्ट वाली, तो इसको बोलते हैं मूल सेल की सहयोगी। वैसे देखें तो ये जो परत है मूल सेल के पास वाली, ये मृदा निर्माण में अपक्षित पदार्थों की परत है। अपक्षित पदार्थों की परत है, जिसमें मूल सेल के बाद इसका कौन सा स्थान आता है? दूसरा, क्योंकि बाकी 2 स्तर किससे बने हुए हैं? इससे। ये अपक्षित पदार्थों की क्या है? परत है। अपक्षित पदार्थों की परत है, जिसके अंदर मूल सेल के गुण पाए जाते हैं। फिर इसके बाद जो इसके ऊपर वाली मृदा है, जिसको हमने नाम दिया, इसको नाम दिया कैखंड, इसको ख, इसको ग और इसको घखंड। घखंड वाली तो क्या है बेटा? मूल सेल है। घखंड वाली क्या है? मूल सेल है। और दूसरी वाली क्या है? आपकी अपक्षित पदार्थों की सेल है। अपक्षित पदार्थों की सेल है। और जो तीसरी है वो है उस अपक्षित पदार्थों से निर्मित, ये भी किससे निर्मित है बेटा? ये भी अपक्षित पदार्थों से निर्मित है, लेकिन इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, खनिज तत्वों की प्रधानता होती है। और जो ख सेल है, सॉरी क, जो क खंड है, ये कौन सी है?
ये आपकी उपजाऊ मृदा है, उपजाऊ मृदा है जिसमें सभी जीवाश्म या जैविक तत्व मिलते हैं, या उपजाऊ तत्व मिलते हैं। उपजाऊ तत्वों की जो मृदा सह स्तर है वो कौन सा है? क सह स्तर है। इसमें सभी प्रकार के सह स्तर मिलते हैं। सामान्य रूप से समझो कि मृदा का वह रूप जिसमें आपके पेड़ पौधे वनस्पति पाई जाती है, मृदा का वह रूप जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति पाई जाती है, मृदा का वह रूप जिसमें कुछ अंश तक वनस्पति और इनके अंश मिलेंगे, यानी इसके अंश किसमें मिलेंगे? इसके निचले वाले में, क्योंकि इसमें भी जीवाश्म की प्रधानता है। हालांकि ये भी अपक्षित है, सारी अपक्षित हैं। ये मूल से, ये क्या है? जिसमें जीवाश्म है और वनस्पति पाई जाती है। इसमें अपक्ष जो तत्व मिलेंगे और ये है मूल सेल। ये क्या है? मूल सेल। यहाँ से हम खनिजों की प्राप्ति करते हैं, यहाँ से हम खनिजों की प्राप्ति करते हैं। और इन दोनों में आपके वनस्पति का क्या होता है? उत्पादन होता है। फसल प्रारूप है वो इस मृदा में क्या होता है? पहले सह स्तर में क्या होता है? उत्पन्न होता है। 1 2 3 4 इससे बनता है ये, इससे बनता है ख वाला और ख से बनता है ख वाला। इस प्रकार से मृदा सह स्तर को हमने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा बेटा? 4 भागों में। ऊपरी सह स्तर जो उपजाऊ क्षमता को बता रहे हैं, ऊपरी सह स्तर के बाद जो दूसरा सह स्तर है वो आपके अपक्षित मृदा को बता रहा है, जिसमें मोटी मृदा सिल्ट वगैरह मिलती है आपको। उसके नीचे वाला जो है वो आपके अपक्षित मृदा को बता रहा है, जो आधार का दूसरा है। और नीचे वाला जो है वो मूल सेल को बता रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मृदा आधार कहते हैं, जिसमें मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा? तो आपके एक प्रश्न तो बनता है मृदा क्या है? तो मृदा वह संसाधन है जिसमें हम वनस्पति उत्पादन करते हैं। मृदा वह संसाधन है जिसमें हम क्या करते हैं? वनस्पति उत्पादन करते हैं, जिसमें हम जैविक क्रियाएं यानी फसल उत्पादन करते हैं, वनस्पति उत्पादन करते हैं, और मनुष्य अपने जीवन के लिए, अपने भरण पोषण के लिए उत्पाद की प्राप्ति करता है। वह क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। और मृदा के निर्माण में कौन कौन से तत्व सहायक है? तो एक तो उचावच, एक सेल, एक तो कौन सा तत्व सहायक है? एक तो उचावच कि क्षेत्र कैसा है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, एक तो उचावच। एक सेल कैसी है? जैसी सेल होगी मृदा भी उसी प्रकार की होगी। ठीक है, मान लो कि सेल है जिसमें उपजाऊ तत्वों की कमी है और उसमें ऐसे तत्व है जिनमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, और उससे मृदा अगर बनी है तो मृदा उपजाऊ नहीं होगी। और कुछ ऐसी सेलें हैं जिसमें जीवाश्मों की अधिकता है, उससे मृदा बनी है, तो वहां वो मृदा क्या होगी? उपजाऊ होगी। ठीक है, तो सेल, उचावच, इसके अलावा जलवायु। मृदा निर्माण में और कौन सा आएगा बेटा? जलवायु। जलवायु कैसे सहायक है? जैसे मान लो कि शीत जलवायु है, शीत जलवायु है, शीत जलवायु के अंदर आपकी अपघटनीय क्रिया नहीं होती, और अपघटनीय क्रिया नहीं होती तो अपक्ष भी नहीं होता। अपघटनीय क्रिया नहीं होती तो क्या नहीं होता? अपक्ष भी नहीं होता। और अपक्ष नहीं होता तो आपके मृदा निर्माण का कोई भी सह स्तर बनता ही नहीं। तो जलवायु अगर अनुकूल है, अपघटन हो रहा है, तो क्या होगा? आपके मृदा का निर्माण होगा, अन्यथा मृदा का निर्माण नहीं होगा। तो जलवायु इसमें सहायक है। ठीक है, तो क्या क्या सहायक है? एक तो आपकी उचावच, जलवायु, वनस्पति निर्माण और जैव पदार्थ, ये क्या है? मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, जिसके कारण आपकी कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है? भाई अपघटन के कारण कौन सी घटनाएं घटित हुई? अपक्ष हुआ, फिर अपर्दन हुआ, फिर आपके निक्षेपण हुआ और मृदा का निर्माण हो गया। अब इन मृदा निर्माण की, इस मृदा निर्माण की प्रक्रिया के बाद हम देखें
तो एक प्रश्न तो आपके सामने आया कि मृदा जो प्रोफाइल है, इस मृदा प्रोफाइल में कितने भाग है? तो 4 खंड हो गए। सबसे नीचे वाली मूल सेल है, फिर दूसरी आधारी सेल है, फिर आपकी अपक्षित पदार्थों की जैव वाली सेल है, और सबसे ऊपरी वाली आपकी उपजाऊ मृदा वाली परत। ठीक है। मृदा के निर्माण में जलवायु भी, उच्चावच भी, जैव रूपरेखा भी, इससे क्या है, सारी सहायक होती है। अब बात आती है कि मृदा के प्रकार। मिट्टी के प्रकार, मिट्टी है वो कितने प्रकार की होती है? तो मिट्टी को हम उसके निर्माण, उसके संगठन, उसकी उपजाऊ क्षमता, मुख्य आधार तो मिट्टी निर्माण का ये मानेंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। फिर माने कि मिट्टी है उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, संगठन। इसके बाद देखें कि वो जो तत्व है उसके अकॉर्डिंग मिट्टी है, उसकी उपजाऊ क्षमता कैसी है, उसके आधार पे हम देखें तो भारत में जो मृदा है उसको मुख्य रूप से हमने 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। ठीक है। और इसमें आपके सबसे पहली मृदा है, हम एक एक करके सभी मृदा को पढ़ेंगे, एक बार देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा, नाम सबने सुना हुआ बेटा, सबने नाम सुना हुआ है, जलोढ़ मृदा। दूसरी काली मृदा, कौन सी? काली मृदा। तीसरी लाल व पीली मृदा। पीली मृदा। हाँ, लाल और पीली मृदा। क्या हो बेटा, कुछ पूछ रहे हो? नो सर। लाल व पीली मृदा। फिर देखें तो आपके लेटेराइट मृदा, कौन सी मृदा है? लेटेराइट मृदा। फिर 5वें नंबर पे आपके मरुस्थलीय मृदा। फिर आपके वन मृदा, इसको ही हम नाम देते हैं पर्वतीय मृदा, वन मृदा या पर्वतीय मृदा। एक बार रिपीट कर रहा हूं नाम, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। ठीक है। सामान्य रूप से एक बार मैं इसके वर्गीकरण को मानचित्र में बता देता हूं, फिर हम एक एक करके मृदा का अध्ययन करेंगे। क्लास देखते हैं भाई, टाइम है अपने पास में। टाइम 2 मिनट। अभी तो अपने पास 5 मिनट रह गए बेटा। ठीक है। मीटिंग ड्रॉप हो जाएगी 5 मिनट में, है ना। एक बार इन मृदा को बता देता हूं आपको। सबसे पहले ये समझ में तो आ रहा है ना आपको? यस सर। यस सर। ध्यान से देना बेटा, ध्यान से देखना। यस सर। यस सर। अब आ गया समझ में मेरे को, या आपको समझ में आ रहा है? ये बात Yes, समझ में sir. आ गई। यस सर। ये दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अब इस पे इंक नहीं है, इंक डालेंगे तो 5 मिनट पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। बोले तो ज्यादा मत बोल। बिल्कुल नहीं दिख रहा क्या बेटा? देखो, दिख रहा है। सबसे पहले हम बात करें, सबसे लास्ट वाली मृदा की करते हैं। सबसे पहले बात वन मृदा या पर्वतीय मृदा। ये पर्वतीय मृदा आपके ऊपरी जो क्षेत्र हैं इनमें मिलती है। जम्मू कश्मीर वाले भाग में, पश्चिमी सॉरी पूर्वी जो राज्य हैं इनमें जो मृदा है वो कौन सी मृदा मिलती है? पर्वतीय मृदा मिलती है। ये मृदा आपकी इन पर्वतीय क्षेत्रों में जो भाग है, कुछ भाग है यहाँ कम उपजाऊ होती है, यहाँ इनके कण हैं काफी मोटे होते हैं, लेकिन घाटियों में आकर के
यह जो मृदा जमती है उपजाऊ होती है। डिटेल में एक बार दोबारा पढ़ाऊंगा, एक बार इनके क्षेत्र देख लेते हैं कि यहाँ यहाँ ये मृदा पाई जाती है। दूसरी मृदा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो आपकी नदियां हैं, नदियों के तलछट के माध्यम से ला करके जमा की गई जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा है। भारत में सबसे ज्यादा मृदा है वो कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। जो कहाँ, अगर क्लास ड्रॉप हो जाती है बेटा तो आप जो स्टूडेंट जुड़े हुए हो ये ड्रॉप मत करना, मैं एक बार जोड़ दूंगा क्लास को, इस मैप को पूरा करेंगे, ठीक है। ये मृदा आपके कहाँ तक मिलेगी? पंजाब से स्टार्ट करो, पंजाब, ये पंजाब से हरियाणा, यूपी, बिहार, ये आगे जाकर के ये मृदा आपके असम तक। असम में ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इधर देखिए गंगा का मैदान है, इधर देखिए तो कौन सा हो गया आपके सिंधु का। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में ये मृदा मिलती है। इसके अलावा इसका एक जो संकरा प्रतिरूप है वो राजस्थान से होते हुए गुजरात तक जाता है, जहाँ पे आपकी दो नदियां, एक तो ताप्ती और एक नर्मदा आती है। तो इन क्षेत्रों में भी आपके जलोढ़ मृदा मिलती है। इसके अलावा जलोढ़ मृदा कहाँ मिलती है? जहाँ पे आपकी महानदी गिरती है, जहाँ पे आपकी गोदावरी गिरती है, जहाँ पे आपकी कृष्णा नदी गिरती है। तो इन पूर्वी तटीय भागों में भी आपके जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा पहले आपके वन मृदा है 6 नंबर वाली, फिर आपके 1 नंबर वाली जलोढ़ मृदा है जो सबसे ज्यादा है। फिर हम मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो आपके पश्चिमी राजस्थान में और गुजरात वाले भाग में, पश्चिमी राजस्थान में और गुजरात वाले भाग में आपको मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात वाले भाग में कौन सी मृदा मिलेगी? मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलेगी, ठीक है। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा वो है जिसमें अधिक ताप के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल हो जाता है। अधिक ताप के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल हो जाता है। और यह मृदा आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन भागों में ये मृदा देखने को मिलती है। इसके अलावा असम वाले क्षेत्र में ये मृदा देखने को मिलती है।